अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेबल टॉक और मैं हूं आज़म चौधरी। दुनिया भर के अंदर इस वक्त आपको बहुत सारी डेवलपमेंट्स देखने को मिल रही हैं, जिनमें सबसे बड़ी डेवलपमेंट यह है कि ईरान और अमेरिका के माबैन एक दफ़ा फिर जंग छिड़ चुकी है। कभी ये लगता है कि ये जंग तूल पकड़ेगी और कभी लगता है कि दोबारा फिर एक मुफाहमत की जानब को रास्ता खुलेगा। गुज़िश्ता अगर 2-3 दिन पर जायज़ा लिया जाए तो अमेरिका की जानब से ईरान के ऊपर तकरीबन 170 हमले किए गए, जिनमें 17 से 18 अफराद वो हलाक हो चुके हैं। इसके साथ साथ ईरान की बहुत सारी ऐसी दफाई तनसीबात हैं जिनको निशाना बनाया गया। अब एक जानब 14 नुकात पर मुश्तमिल एक MOU साइन होता है दोनों फ्रीकैन के माबैन, जिसके बाद पूरी दुनिया के अंदर ये एक उम्मीद पैदा होती है कि अब जंग के बादल जो है वो छट चुके हैं, अब अमन का एक नया दौर शुरू होने जा रहा है। लेकिन उसके बाद अचानक ईरान की जानब से बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया जाता है और अमेरिका की जानब से ईरान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए जाते हैं। अब ये किस करवट बैठेगा, ये जंग क्या तूल पकड़ेगी, क्या ये जंग दोबारा मुज़ाकरात शुरू हो पाएंगे और ये रुक जाएगी, इसका हम जायज़ा लेंगे। इसके साथ साथ कश्मीर के इंतखाबात, वो भी इस वक्त तमाम सियासी जमातें जो इस वक्त अपोजिशन से तल्लक रखती हैं, उन्होंने उसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना शुरू कर दिया है। बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि कभी कहती है कि हम इंतखाब वहाँ पे हिस्सा लेने जा रहे हैं और कभी बाइकाट का ऐलान किया जाता है। तो क्या कश्मीर के इंतखाबात के अंदर जो अपोजिशन जमातें हैं बशमूल PTI, क्या वो हिस्सा लेंगी या वो बाइकाट करेंगी, इसका भी हम इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया इस वक्त ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद साहब है हमारे साथ, दफाई तज्ज़िया कार हैं। उनके साथ साथ डॉक्टर नज़ीर हुसैन साहब हैं जो कि बैनुल-अक़वामी अमूर पर महारत रखते हैं, और डॉक्टर हसन ज़फ़र साहब, वो भी तज्ज़िया कार हैं और IR एक्सपर्ट हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। ब्रिगेडियर साहब, ये जंग दोबारा शुरू हो रही है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में एक जो अमन का लोगों को उम्मीद पैदा हुई थी कि जंग ख़त्म हो गई है, दुनिया के कारोबार जो इस वक्त मईशत जो बुरी तरीके से दबाव का शिकार थी वो ठीक होगी और दुनिया आगे बढ़ेगी। लेकिन अचानक ईरान की जानब से 3-4 बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया जाता है। अच्छा, ये ज़रूर इस पर ज़रा बताइएगा कि ईरान को क्या ज़रूरत पेश आई इन बहरी जहाज़ों को अपने हरमज़ के अंदर इस तरह निशाना बनाने की, जबकि एक तरफ MOU हो चुका था और लग रहा था कि 60 दिनों के अंदर ये मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ेगा और जंग जो है वो ये जो मुआहदा है ये अपने हतमी किसी नतीजे पर पहुँच पाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आलम चौधरी भाई। देखें, लगता ये है कि अमेरिका भी और ईरान भी ये सीरियस नहीं है इस जंग को रैप अप करने की, कि इसको रैप अप करें और लोगों को इस टेंशन से, पूरी दुनिया को, इस खत्ते को इससे जंग की टेंशन से आज़ाद करें। आपकी बात सही है, मेरी भी यही ऑब्जर्वेशन है कि जनाब, अगर आप वो 2-3 वो बहरी जहाज़ों पे इस मर्तबा तो उन्होंने, ईरान ने शुरू किए बहरी जहाज़ों पे आपने हमले किए, जिसमें एक वो कतर का ऑयल टैंकर था, ये LNG टैंकर, तो कि जी वो जो SOP हैं, वो जो रूट ईरान ने स्पेसिफाई किया हुआ है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा, जो ईरान की पॉलिसी है वहां पे। तो भाई बात यह है कि अगर नहीं है तो थोड़ा सा आप रिस्ट्रेंट शो कर लें, थोड़ा सा आप भी अपने जज्बात को कंट्रोल कर लें। तो जरूरी है कि आप उन पे हमले करते हैं, उनको वार्निंग दे देते, कुछ कर लेते, और भी बड़े तरीके होते हैं। और अमेरिका ने फिर जाहिर बात है एकदम, ट्रंप ने, वो भी आपको पता है, वो तो इंतजार में होते हैं कि ऐसा कुछ हो तो फिर हम ईरान पे दोबारा चढ़ाई जो है वो शुरू कर दें। तो ट्रंप ने फिर वही कह दिया कि ठीक है, फिर हम तो इनको वाइप आउट कर देंगे, हम इनको ये कर देंगे, और MOU जाए जो है भाड़ में जाए MOU। तो फिर खौफनाक हमले शुरू हो गए ईरान के ऊपर। हालांकि उस वक्त आयतुल्लाह खामेनेई का जो स्टेट फ्यूनरल है वो जी। हो रहा था, और उस वक्त ये मुख्तलिफ शहरों में, एरियाज में हमले किए गए अमेरिका की तरफ से, और ईरान ने विद इन नो टाइम जनाब उन्होंने अनाउंस करके उनके बेसिस पे, जिस तरह पुराना पैटर्न है, पुराना फार्मूला है, उन्होंने उनके बेसिस पे हमले शुरू कर दिए। तो फिर ये तो MOU तो फिर साइड पे हो गया ना। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि मेरा ख्याल है कि इस मरतबा ये वाकई एक, देखें ना, तेल की कीमतें कम हो गई थी, $60 के प्लस पे आ गई थी, और वो थोड़ा सा लोगों में एक सेंस ऑफ रिलीफ आया था कि यार शुक्र है कुछ मामला नॉर्मलसी की तरफ जा रहे हैं। कुछ उधर भी वो हो गया अपना बातचीत स्विट्जरलैंड में
फिर इनके कतर के साथ भी बातचीत हुई, वो मामला चल पड़ा, और तो थोड़ा सा एक पॉजिटिविटी आई थी तमाम मामले में। लेकिन अब फिर बैक टू जीरो। कहा जा रहा है कि जी 16-17 जुलाई को शायद अब पाकिस्तान में अगला राउंड ऑफ टॉक्स होगा। तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि पैटर्न ये है कि राउंड ऑफ टॉक्स हो भी जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ शरारती एलिमेंट्स हैं, चाहे वो इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड में हो, चाहे वो व्हाइट हाउस में हो, चाहे वो इसराइल में हो, वो फिर जो है ना फड्डा जो है वो क्रिएट करते रहेंगे। और यही पैटर्न हमें नजर आएगा। आज जंग, कल अमन, आज जंग, कल सीज फायर, और उसके बाद फिर टॉक्स। तो ये मामला बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं बिल्कुल समझता हूँ ठीक है। अमेरिका भी और ईरान भी बिल्कुल जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर रहे। जो मेहनत पाकिस्तान ने की है, अब ये तो नहीं हो सकता ना कि हम परमानेंटली जाके तेहरान में बैठ जाएं, या पक्के जाके कतर में बैठ जाएं, या सेंटकॉम में बैठ जाएं, या व्हाइट हाउस में बैठ जाएं कि अब आपने ये नहीं करना, आपने वो नहीं करना। भाई को थोड़ा सा आप में भी कोई ग्लोबल जिम्मेदारी आप लोगों की भी है, चाहे ईरान हो, चाहे ज्यादा अमेरिका। जी ठीक हो गया ब्रिगेड साहब। डॉक्टर नज़ीर साहब, ये बात बड़ी दुरुस्त है कि एक तरफ तो एक मुआहदे के लिए ये MOU साइन हो रहा है और अमेरिका जो है वो ख़ुद भी इसमें बड़ा इंटरेस्टेड है, लेकिन दूसरी जानब अमेरिका फौरी तौर पर हमले करके, और एग्रेशन इतना ज़्यादा नज़र आता है इन हमलों में जो कि माजी में हमें कम नज़र आया। अच्छा, दूसरी जानब ईरान ने जो हमला किया, क्या आपको लगता है कि ईरान की हुकूमत और पासदारान इनकलाब उनके अंदर कोई इख्तलाफ राय पाया जाता है कि हुकूमत एक जानब मुज़ाकरात कर रही है लेकिन उनके जो पासदारान इनकलाब हैं वो शायद उसके हक़ में नहीं है? दूसरी जानब ट्रंप पे भी ये रोशनी डालिएगा कि एक जानब वो मुज़ाकरात की बात करते हैं, दूसरी जानब वो हमले करते हैं। क्या ये सारी सूरत हाल किस तरह आप देख रहे हैं? जो साहब, एक तो मैं डिस्कस करते थे, लेकिन एक चीज तो तय है कि 28 फरवरी से जब से ये शुरू हुआ है और आप बहस कर रहे हैं, में भी कॉन्फ्रेंस में भी, टीवी टॉक शोज में भी ये चीजें डिस्कस कर रहे हैं। हाल ही में जो चीज हुई है उसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट देखिए। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, नेटो समिट में ट्रंप साहब क्या ईरान के मतलब क्या कहा है, ये स्कम्स हैं, ये फलां हैं, ये फलां हैं। और अगर पता चलता तो मैं जनाब इस वक्त फ्यूनरल पे जो है ना हमला कर देता, तो सारे लेकिन फिर रात की कांग्रेस के ये चीजें उन्होंने कही हैं, ये रेफरेंस हैं या ये थ्रेट्स हैं या जो कुछ भी हैं। उसके बाद ये चीज शुरू हुई। अच्छा, जैसे कहा गया, मैं उसको नहीं निकला रहा, लेकिन एक चीज देखिए कि आर्टिकल 5 MOU है, उसकी इंटरप्रिटेशन अमेरिका उसकी इंटरप्रिटेशन अलग कर रहा है और ईरान उसकी इंटरप्रिटेशन अलग कर रहा है। अच्छा, इस चीज पे फिलहाल तो ये है कि जंग के जो भी अहदाफ है सारे का है, कौन इसको कंट्रोल कर रहा है, अमेरिका कर रहा है या ईरान कर रहा है? ईरान का था वो अपने फ्यूनरल में मसरूफ था और ये दोनों में एग्रीमेंट हुआ था कि एक हफ्ते तक कोई भी किसी किस्म का भी महाते के खिलाफ वर्जी नहीं होगी जब तक ये स्टेटमेंट जो है ये खत्म नहीं हो सकता, खत्म नहीं हो जाता। क्या गया कि ईरान तो लिहाजा उसको टेस्ट किया जाए, और टेस्ट किया था स्ट्रेट ऑफ का जो ओमान का कोस्टल लाइन है, 3 जहाजों को गुजारा गया। जब उनको गुजारा गया, आप जाहिर है फिर अब ये स्टडी नहीं होता, सब कुछ पता है आपको होता है कि वहां फायरिंग हुई, उसको अटैक हुआ, उसके बाद चीजें साफ ये बड़ी अजीब सी बात मैं बताने लगा हूँ, शायद आप इससे इत्तेफाक न करें। 28 फरवरी से लेके अब तक ट्रंप साहब के बयान ऊपर आते हैं, नीचे आते हैं, ऊपर आते हैं, नीचे आते हैं, मार्केट ऊपर आती है, नीचे आती है, ऊपर आगे जा रहा है। ट्रंप साहब ने अपने फटमैन छोड़े हुए हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज को जब नीचे जाती है तो स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाती है तो नीचे जाते हैं। प्लीज रिमेंबर दैट ट्रंप इज नॉट पॉलिटिशियन। सो अभी आप देखें, क्रिप्टो करेंसी में उसने $5 मिलियन का एक दिन में प्रॉफिट कमाया है, और फॉर हिज ओन पर्सनल बेनिफिट। अब आप देखिए,
कसम भी बैठे हैं, स्टीव विटकॉफ का कौन सा डिप्लोमेटिक क्रेडेंशियल है, या जेरेड कुशनर का कौन सा डिप्लोमेटिक क्रेडेंशियल है कि उनको मुज़ाकरात के लिए भेजे जा रहे हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज, जो जो लॉबी है अमेरिका में, जो इसराइल है, आप देख लें क्या बयान आ रहे हैं और चीजें नहीं कर रहे हैं। इन्हें एक तरफा होकर नहीं सोचना पड़ेगा हमें। देखिए, हर किसी के नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट होते हैं, चाहे वो ईरान हो, पाकिस्तान हो, चाहे वो अमेरिका हो, उसको पसंद करता है। वैसे इस जंग को अल्टीमेटली, मैं तो इस चीज पे बिल्कुल, मेरा तो ये तजर्बा भी है, मेरा ये इत्तेफाक ही है, अल्टीमेटली यस, मेडिएटर्स का काम, पाकिस्तान का सरकार चार मालिक आ गया ना, मिस्र भी आ गया, सऊदी अरब भी आ गया है, तर्की भी आ गया है, तो अब ये मिल के इनको कूलिंग डाउन करना, आशुका यही की जा सकती है। जी चीजें जो हैं वो नेगोशिएशन की तरफ जरूर जाए। जी बिल्कुल, ये आज थोड़ा सा कोई वहाँ पे अमन नज़र आ रहा है, वरना 2 दिन गुज़श्ता बहुत ताबड़तोड़ हमले हुए थे। डॉक्टर हसन साहब, जो अभी तक जंग में नज़र आया है कि ईरान के पास सिर्फ एक ही तुर्क का पता है, वो है स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज़। क्या ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका उससे वो भी तुर्क का पता हासिल करना चाह रहा हो ताकि वो बेयारो मददगार हो जाए और उसके साथ जो एग्रीमेंट किया जाए या ईरान के साथ जो भी वादे वईद किए जाएँ कल को वो पूरे ना किए जाएँ और यही कुछ हो जो आज हो रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया आजम चौधरी साहब। देखिए, जंग हो रही है तो वहाँ पे दोनों पार्टीज ये कोशिश करेंगी कि एक दूसरे के तुर्क के पत्ते जो हैं उनसे छीन लिए जाएं, नुकसान पहुंचाया जाए। आप को याद है, आपके साथ कितने अरसे से ये बात करते चले आ रहे हैं कि ये ऑयल प्राइसेस की मैनिपुलेशन के अंदर, अभी प्रोफेसर साहब ने भी उसकी तरफ इशारा फरमाया, इसको प्ले कर रहे हैं। कौन बेनिफिट करता है ऑयल प्राइस ऊपर नीचे जाने से? परसों हमले किए, फिर कूल डाउन कर दिया। ये कंसिस्टेंट पैटर्न है पिछले 4 महीने का। इस पे किसी ने बहुत पैसे कमाए हैं। ये तो एक हिस्सा हो गया कहानी का। देखिए, इसमें कितनी पार्टियां इन्वॉल्व हैं। ईरान, अमेरिका, इसराइल, यूएई, सऊदी अरब, 6 गल्फ के ममालिक, तुर्की, शाम, सारे मिला लें, इंडिया भी। कोई ऐसा मायदा, कोई क्राफ्ट किया जा सकता है जिससे ये सारी इन्वॉल्व पार्टीज वो मुतमईन हो जाएं, खुश हो जाएं? हो ही नहीं सकता। इस बुनियाद पे, इस देखिए, कोई दलील होनी चाहिए ना बात करने की। हम जब हम कह रहे हैं कि ये जंग खत्म नहीं होगी तो इस दलील पे कह रहे हैं कि ये जंग खत्म नहीं होगी क्योंकि मकासद हासिल नहीं हुए, कोर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए। मकासद की लिस्ट बना लें, कोर प्रॉब्लम्स की लिस्ट बना लें, क्या वो सॉल्व हो गए? ये कहानी ऐसे खत्म नहीं होगी कि दे ऑल हैप्पीली लिव्ड एवर आफ्टर। ऐसा नहीं होगा कि सब हंसी खुशी रहने लगे बाद में। इसमें एक पार्टी की डिफीट, टोटल डिफीट होगी, और एक पार्टी जो है अपनी शराइत मनवाएगी, एक पार्टी सरेंडर करेगी। ये कब होगा, किस सूरत में होगा, कौन होगा, ये इस बारे में अभी हम कबल वक्त कुछ नहीं कह सकते। एक चीज आपके सामने रखता हूं, ये जब कल हमला हुआ अमेरिका का, चाइना रशिया रेलवे के ऊपर उन्होंने, जो ईरान से गुजर के जा रही है कैस्पियन सी की साइड से, वहां पे अटैक किया। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि 1941 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी तो इसी रूट के करीब एक और ब्रिज था, रेलवे ब्रिज, जो कि ईरान से यूएसएसआर उस वक्त वहां पे लॉजिस्टिक सप्लाई होती थी, उसे अटैक किया गया था। इसका मतलब है कि पुरानी मिलिट्री बुक्स, मिलिट्री मैप्स निकाल के उसके ऊपर प्ले किया जा रहा है, विच ऑल्सो मीन्स के रियल टारगेट इज नॉट ईरान, रियल टारगेट इज चाइना, BRI, यूरेशियन ब्लॉक। जरा वाइडर पर्सपेक्टिव में देखें कितने प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं। शाम में क्या हो रहा है, फलस्तीन में और लबनान में क्या हो रहा है। ये ईरान को आइसोलेटेड देखेंगे कि जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे, अच्छा जी, अभी प्रोफेसर साहब ने जिक्र फरमाया आर्टिकल 5 का, उसमें तो लिखा हुआ है कि ईरान, ओमान और गल्फ स्टेट्स बैठ के तो इसका फैसला करेंगे, आगे इसका मैकेनिज्म तय करेंगे। ये गल्फ स्टेट्स और ओमान, ओमान जो इनके बहुत बरादर बन रहे थे ईरानियों के, उनकी हरकत देखें। ये बजाय ईरान के साथ बैठने के, अमेरिका के साथ बैठ के इन्होंने वो एक जुनूबी कॉरिडोर बना लिया। तो वायलेशन किसकी तरफ से हुई? आपका पाकिस्तान में मैं कल से सुन रहा हूँ, बहुत से हमारे साथी जो हैं
जो एनालिस्ट हैं कि जी ईरान ने क्या वायलेशन कर दी जी? वायलेशन तो पहले दिन से उनकी तरफ ब्लॉकेट उन्होंने हटाना था, उन्होंने नहीं हटाया। देखें, एक आपको एग्जांपल देते हैं। 65 की वॉर में जी पाकिस्तान ने ऑपरेशन जब्राल्टर किया। आपने हमें पिछले 17 साल से 1948 से लेके 65 तक 17-18 साल आपने हमें फ्रस्ट्रेट किया। हम कुछ तो करेंगे ना जी। हम पैसे मांगने पैसों का लेन देन है, आप पैसे मांगने चले जाएं, एक आदमी आपको पैसे नहीं दे रहा, वहां पे बात बिगड़ जाती है, हाथापाई हो जाती है। अब बात पैसों से हट के जब इस पे आ गई कि जी उसने हमें गाली दी थी, उसने हम पे हाथ उठाया था। कोर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा। जो जब आप दूसरे को प्रोवोक करते हैं तो उसके नतीजे में जो कुछ होता है, फिर आप उसको लेके बैठ जाते हैं कि जी ईरान ने ये कर दिया। क्या ईरान ने ये जंग शुरू की थी इन द फर्स्ट प्लेस? हक की बात करें ना, सच के साथ खड़े होंगे। ईरान ने ये जंग शुरू की थी। ईरान के ईरान का न्यूक्लियर प्रॉब्लम है, अमेरिका का न्यूक्लियर, इसराइल का न्यूक्लियर प्रॉब्लम नहीं है। टू टू क्या, 4 legs गुड 2 legs बैड, वो जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा था। आपने अपने मेयार बनाए हुए हैं, आप जिसको चाहें उसके ऊपर आके। दूसरी बात ये, टेररिज्म, और टेररिज्म का की टर्म के ऊपर मैं परसों से बात कर रहा हूं, सोच रहा हूं कि टेररिज्म की टर्म तो वेस्टर्न फ्रेमिंग है, हम क्यों उसको यूज कर रहे हैं? ये टर्म तो इन्वेंट हुई थी डिसरप्शन के लिए, हम क्यों उसको यूज कर रहे हैं? हमें अपनी लैंग्वेज और अपने तरीके से इस चीज को देखना है। ईरान का किस्सा खत्म नहीं होगा सर, ये बिल्कुल। मैं ऐसी स्पेकुलेशंस और फोरकास्टिंग नहीं कर सकता कि ये 2 साल बाद या 10 साल बाद, बट इट इज नॉट गोइंग अवे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जब तक ये फैसला नहीं हो जाता कि रीजन में हेजमॉन कौन होगा। ये 4.5 साल तो हो गए जी जंग को। देखिए सर, यूक्रेन की जंग को 4.5 साल हो गए। एक एक यूक्रेन चीज और ऐड कर लीजिए ताकि पूरा पर्सपेक्टिव हमारा क्लियर हो जाए। फ्रांस और बर्तानिया क्यों अपने वेसल्स लेके आ गए जी जनूबी कॉरिडोर में? और जर्मनी ने भी कहा, ये तो हिल नहीं रहे थे अपनी जगह से। इनको डराया अमेरिका ने, आज से कुछ 4-5 दिन पहले कह के कि जी हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट है पोलैंड के ऊपर रशिया हमला करेगा, यानी कि अगर उसने ऐसा किया तो हम आपकी मदद को नहीं आएंगे। फिर आए जी ये दौड़े हुए। फिर जब ये अंकरा आए, और अंकरा आके उन्होंने क्या खूबसूरत बात की प्रेसिडेंट ट्रंप ने, कि मेरा लिहाज करके उर्दगान साहब जो हैं वो इस जंग से अलहदा रहे। अब हम क्या समझें कि F-35 उन्हें इसके इनाम में दिए गए हैं या उसके इंजन्स? देखिए ना सर, देखिए हमें जब तक, आजम चौधरी साहब यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि जब तक हम अपने तखय्युल से बाहर नहीं आते, क्योंकि हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम इतनी खुशगुमानी रखते हैं दुनिया के बारे में कि हम अपने आप को भूल जाते हैं कि हमारा इंटरेस्ट क्या है, कौन क्या है। जरा रियलिटी के लेंस से देखें, कौन किधर खड़ा हुआ है, किसका क्या इंटरेस्ट है। आप अपना इंटरेस्ट वॉच करें। द वर्ल्ड विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, द वर्ल्ड इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ यू, यू आपने हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आपने डॉक्टर साहब नई जहतें खोल दी हैं। आपने ब्रिगेडियर साहब, आपने सुना है पहले डॉक्टर नज़ीर साहब की बात और अब डॉक्टर हसन साहब की। उन्होंने बहुत सारी नई ऐसी जहतें, नई तह खोल दी हैं इस जंग के हवाले से। वो पंजाबी की एक मिसाल है, जे अकल तो सोचा ही सोचा, अकल नहीं तो मौजा ही मौजा। अब जितना सोचते जाएंगे उतनी नई जहतें खुलती चली जाएंगी। आपको नहीं लगता कि ये वाकई ये जो अहदाफ है अमेरिका के, वो कारोबार भी उसके एक हदफ है, उसमें इलाकाई जो उनके कब्ज़े हैं या वसाइल के ऊपर कब्ज़े हैं वो भी उनका हदफ है। जिस तरह दूसरों के जो वसाइल हैं उनको डिस्टर्ब करना, तबाह करना, ये भी अमेरिका के अहदाफ में शामिल है। बिल्कुल। देखिए, ये बात सही है कि उनके अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, चाहे इकोनॉमिक हो चाहे सिक्योरिटी को हो, और वो उसी और ग्लोबली वो उसी को वो फॉलो करते हैं, उसी को वो अचीव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक तो बुनियादी चीजें जो कि बिल्कुल जिन पे हमें शक नहीं होना चाहिए, और वो ये है कि अमेरिका और इसराइल दे टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। हम ये समझे कि अमेरिका जो है वो कर रहा है इंडिपेंडेंटली ऑफ इसराइल, या ये है कि जो कुछ वो कर रहा है वो उसमें इसराइल का जो सोच है और इसराइल के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, सिक्योरिटी इंटरेस्ट खासकर, वो उसमें शामिल है या नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं।
जो ईरान का जो मामला है, वो उसके जो न्यूक्लियर इशू है, ये मैं मानने को तैयार नहीं कि इसराइल को उससे कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल इसराइल को उससे ताल्लुक है, बिल्कुल। और इसे उन्होंने भी पिछले साल ईरान के जो न्यूक्लियर स्टेशन उस पर बॉम्बिंग की थी। वो अलग बात है कि फाइनली वो B-2 बॉम्बर्स आए थे और उन्होंने बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव बॉम्बिंग की। अभी 3 दिन पहले क्या हुआ है, बुशेहर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है, उसके वो कह रहे हैं कि कंपाउंड में या आउटस्कर्ट्स में अमेरिका ने आके बॉम्बिंग की है। शुक्र है वो मेन जो है एरिया उसमें नहीं किए। तो ये तो सारा, और ये हेजेमनी की जब हम बात करते हैं कि कौन होगा, ये इसमें अमेरिका की हेजेमनी को तो कोई चैलेंज कर ही नहीं रहा। अमेरिका की बेसिस यस अब चैलेंज हो गए हैं, क्योंकि 12-14 बेसिस है गल्फ में, लेकिन बेसिकली तो हम इसराइल की हेजेमनी की बात कर रहे हैं। इसराइल की जो हेजेमनी है इन द गल्फ, वो दैट इज द मेन इशू जो कि हिट कर रही है, परेशान कर रही है मुसलमान ममालिक को, जो कि अरब और मुसलमान ममालिक को बड़ी सख्त तशवीश है कि इसको रोकना है इसराइल को। और इसराइल को रोकना जो है मसला है अमेरिका, बिकॉज वही बेहतर द टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। अब आप देखें, जो मर्जी आप MOU में लिखते हैं, और इसराइल ने अभी तक जो इस लेबनान की बॉम्बिंग है वो चल रही है। और वो आप देखेंगे कि जब तक उनकी अपना खास अमेरिका इसराइल की जो अंडरस्टैंडिंग है कि इतना पोर्शन लेबनान का हर हालत में उसने एनेक्स करना है। पहले जिसमें गजा को पहले बर्बाद किया, टोटली खत्म किया, फिर वो एरिया एनेक्स किया। अब वो एक एग्रीमेंट भी आ रहा सामने, पता नहीं उसकी लीगल एग्रीमेंट, लीगल वैल्यू क्या है इंटरनेशनली, के लेबनान गवर्नमेंट कुछ एरियाज है अपने जो कि देना चाह रहे हैं अपना इसराइल को, दे आर गोइंग टू, उसको अंग्रेजी में कहते हैं सीड करना वो अपनी टेरिटरी। सो ये सारा मामला जो है इतना सिंपल नहीं है, बिल्कुल इंटरेस्ट है हर किस्म के। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जहां तक पाकिस्तान इज कंसर्न, ये बिल्कुल हम फिर भी हम हटेंगे नहीं पीछे। हमारी सिविल मिलिट्री लीडरशिप फिर भी पिछले 2 दिन बड़ी समय भागदौड़ हुई है, बड़े टेलीफोन कॉल हुए, बड़े कम्युनिकेशन आए, ईरानियों ने भी हमें फोन किया, और मामले जैसा आपने कहा कि आज एक दिन शायद, लेकिन ये पैटर्न है, ये रिपीट होता रहेगा, बार बार होता रहेगा। और मैं आपको बता दूं, लोग थक गए हैं, फटीग मोड में चले गए हैं, फटीग मोड में यार हम तो पिछले 5 महीने से तकरीबन वही बातें कर करके, कभी इस एंगल से कभी उस एंगल से, लोग तो थक गए भाई। किस हद तक हम मैं तो एक लाइट टोन में बात करना चाहता हूँ, मैं तो लाइट टोन में ये बात करना चाहता हूँ कि जितने पाकिस्तान के तजियाकार हैं मीडिया के ऊपर जो बैठे हुए हैं, जो पिछले हम 4 महीने से ईरान और ये गल्फ के ऊपर हम तजिया दे रहे हैं, सबको एक ऑनररी जो है ना वो PhD मिल जानी चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। वही एक ही सब्जेक्ट, एक ही चैप्टर है जिसको रिपीट कर रहे हैं हम लोग, लेकिन क्या करें, उसमें हर रोज़ अमेरिका की जानिब से या इजराइल की जानिब से कोई ना कोई नई चीज़ें सामने आती हैं, जिसकी वजह से आप लोग भी जो है ना उस पर बात करनी पड़ती है। डॉक्टर हसन साहब, एक दफ़ा फिर आपने हरमज़ी जो वो हदफ बनाया, और आपने हरमज़ ने पूरी दुनिया को इस वक्त मुआशी तौर पर बदहाल कर दिया है। आगे क्या देख रहे हैं? क्या ये मुज़ाकरात का सिलसिला जल्दी दोबारा शुरू होता हुआ आपको नज़र आ रहा है? दूसरा ये है कि आपने हरमज़ का मुस्तकबिल क्या है, क्या ये दोबारा तो नहीं बंद होने जा रही मुश्किल? थोड़ा सा बंद होगा, फिर बाकी फिर खुल जाएगा। देखें, आपको याद है हमारी असेसमेंट थी कि गर्मियों का वक्त गुजार के तो फिर ये ग्राउंड इन्वेजन करेंगे और इराक या कुवैत की साइड से करेंगे, राइट? और उसकी हमने लॉजिक ये दी थी कि इनको ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का तजर्बा है, इस हीट के अंदर वो उनकी ग्राउंड फोर्सेस इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। लेकिन अब आगे आप चलें, इसको 6 महीने आगे कर लें। नेतन्याहू के इलेक्शंस हैं और ट्रंप के नवंबर वाले इलेक्शंस हैं, तो जनवरी फरवरी तक का कर लें, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा, जंग खत्म नहीं होगी। देखें, अभी आपने कतर का जिक्र किया, कतर और सऊदी अरब ने तो पिछले हफ्ते, जब कोई 5 दिन पुरानी खबर है, इसराइल से एयर डिफेंस सिस्टम्स खरीदे हैं और F-15 एयरक्राफ्ट्स के हेलमेट्स खरीदे हैं। अब मुझे बताएं कि हमें तो ये बताया जाता है कि जी इसराइल सऊदी अरब पे हमला कर देगा, तो सऊदी अरब इसराइल से असला खरीद के इसराइल के ऊपर यूज करेगा या उनके के, ये क्या हो रहा है?
ये ये गुत्थी भी तो सुलझा के कोई देना मुझे। ये तो खबर रिपोर्टेड है। जी जी। दूसरी बात यह है कि आपको वो अल्लामा इकबाल की नज्म है जंग यरमूक का एक वाक़या, हम्म। राइट? उसमें यरमूक रिवर है। 1994 में जॉर्डन और इसराइल का एक माहदा हुआ था यरमूक रिवर के पानी पे। वो इसराइल की साइड से इनके पास आता है कि 50% पानी, और फिर उसको इन्होंने रिवाइज किया था 2021 के अंदर कि वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी देंगे। अब वो पानी उन्होंने कर दिया बंद। उन्होंने कहा कि आप बहुत बुरी जुबान हमारे लिए, सख्त अल्फाज यूज करते हैं, पहले अपने जरा अल्फाज नरम करें हमारे लिए, फिर ये पानी हम्म। हम खोलेंगे। अब ठीक आप हो गया। देखिए, वही प्ले बुक है ना जो इंडिया हम्म। इंडिया में चल रही है, बिल्कुल। इंडस वाटर ट्रीटी वाली, जी राइट? बिल्कुल, हमारे डॉट्स पास कनेक्ट करें डॉक्टर आजम चौधरी साहब। साहब, डॉट्स कनेक्ट करें। हमारे साथ कौन खड़ा हुआ है जब इंडिया हम पे अगले साल हमला करेगा? तो हमारे साथ कौन खड़ा हुआ होगा? ये ब्रादर इस्लामी मुल्क जिनकी इन्वेस्टमेंट इंडिया में है, ये आपके साथ आएंगे। डॉक्टर साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं कि जो ममालिक इस वक्त जिन्हें हम ब्रादर इस्लामी ममालिक कहते हैं, वो वाकई उनकी इन्वेस्टमेंट हम देखें, उनके रवैये देखें और उनकी अलाइनमेंट देखें, वो हमें कहीं और नज़र आती है। अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, जल्द वापस आते हैं। वेलकम बैक। अभी हम बात कर रहे थे अमेरिका और ईरान की जंग के ऊपर। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदरूनी मामला और बिलखसूस आज़ाद जम्मू और कश्मीर के अंदर जो इंतखाबात होने जा रहे हैं उनके हवाले से। क्या उनके अंदर सियासी जमातें हिस्सा ले रही हैं, बिलखसूस PTI और अपोजिशन से तल्लक रखने वाली जमातें, उनकी इसके बारे में क्या राय है और क्या उनका लाहा अमल है? इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं मोहम्मद हुमायूं साहब। वेलकम हुमायूं साहब। हुमायूं साहब, जो आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को लेके PTI कंफ्यूज नज़र आती है। कभी PTI की जानब से ये ऐलान किया जाता है कि इंतखाबात के अंदर जा रहे हैं, और कभी ऐलान सामने आ जाता है कि PTI वहाँ पे बाइकाट करना चाह रही है या बाइकाट करने जा रही है। असल हकीकत क्या है कि PTI इंतखाब लड़ रही है या बाइकाट कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो या का नस्ताइन। देखिए, इस तरह है कि अगर आप पॉलिटिकली देखें, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो लोग हैं, जो उसके मेंबरान हैं, वो सारे चाहते हैं कि हम लोग इलेक्शन में हिस्सा लें। उसकी वजह यह है कि पॉलिटिकली आप किसी स्पेस को वॉइड नहीं रख सकते वहां पे। ये एक बहुत बड़ा खला रह जाता है, और आपको आपके जो वर्कर्स होते हैं, आपके जो वोटर्स होते हैं, वो डिसकनेक्ट हो जाते हैं। तो दैट इज वन थिंग। लेकिन अब वहां पे जो जैक है, जो वहां के लोगों को रिप्रेजेंट करती है, जो वहां की एक किस्म की एक क्या कह सकते हैं उसे, अवामी नजरिया है। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये अवामी लोग हैं जो कि अपने इलाके में देखना चाहते हैं कि किस किस्म के लोग उनको रिप्रेजेंट करें, या किस किस्म के माहौल होने चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। तो उन लोगों ने जब बॉयकॉट कर दिया है, तो यहाँ पे फिर तुक नहीं बनती कि भाई हम लोग भी हम लोग इलेक्शंस करें और मतलब एज ए वो करें। नंबर टू, ये एक बात है। फिर दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज ए पॉलिटिकल पार्टी, हमें तो इन लोगों ने पहले ना पाकिस्तान में, ना गिलगित बल्तिस्तान में, और ना अभी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर हमें हिस्सा लेने दे रहे हैं। जब उनके क्या कहते हैं, ये हाई कोर्ट ने कहा कि भाई इनको एज अ पॉलिटिकल पार्टी इनको रजिस्टर करो, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं। अभी कल परसों ही बात है, वो एक ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, उसी ने इंटरनेशनल जो है, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की जो जुडिशरी है ना, उसको एक किस्म का मैनेज कर दिया गया, उसको ताबे कर दिया गया, और उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया है कि पाकिस्तान के अंदर जस्टिस नहीं हो रहा, पाकिस्तान के अंदर इक्विटी नहीं है, पाकिस्तान के अंदर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है वो बहुत ज्यादा हो गई है। मतलब अच्छा। आप देख लें कि जो दुनिया के बदतरीन ममालिक हैं, उनमें अब शुमार होना शुरू हो गया है पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम। जी। तो इन सारी चीजों को जब सामने रख के देखें, तो एक दफा जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी ने इन मेजॉरिटी डिसाइड किया, नॉट यूनानिमस, वो ये था कि ये सारी चीजें रखते हुए, खासतौर पे इमरान खान की बात को भी सामने रखते हुए, कि इलेक्शन मत करो, क्योंकि आप एक किस्म का क्या हो जाता है, ये हमें एक दो सीटें लेने देते हैं, और उसके बाद फिर अपनी दो नंबरी को वैलिडेट कर देते हैं। तो बात दिमाग में आता है कि यार
बाकी इस तरह के घनौने सिस्टम से बंदा दूर ही रहे तो बेहतर है। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर ये पीटीआई उसमें शामिल नहीं होती, जिस तरह जैक का आपने कहा है कि जैक ने बाइकाट किया है, अब जैक ने अगर बाइकाट किया है तो क्या अवाम वहाँ पे वोट डालने आएंगे? जो इस वक्त पार्टियां वहाँ पे इलेक्शन लड़ने जा रही हैं, जिनमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, कश्मीर की अपनी जो मकामी पार्टियां हैं, तो उनको फिर क्या आप ये सोच रहे हैं, ये तवक्को है कि वोटर निकलेगा और उनको वोट डालने के लिए आएगा वहाँ पे? देखिए अगर जो जो मेरा अंदाजा है, अगर जैक बॉयकॉट करती है, पूरी तरीके से बॉयकॉट करती है, तो और लेट्स से ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बॉयकॉट करती, तो इनको तो लेस देन 10% टर्न आउट हो जाएगा मेरा ख्याल में। अब अगर लेस लेस देन 10 या 20% टर्न आउट हो, तो क्या वो इलेक्शंस इलेक्शंस कहलाएंगे? मतलब अगर आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ आप कहें कि नहीं जी ये सिर्फ 20% लोगों ने किया है और इसको हम वैलिडेट कर रहे हैं, तो फिर आप अपना मतलब जितना आप अपना मजाक उड़वाना चाहते हो उड़वा लो। वो क्या कहते हैं कि अम, जो इज्जत है आने जाने वाली चीजें, बंदे को बेगैरत होना चाहिए। अच्छा हुमायूं साहब, क्या ऐसी बात है कि ये 2023 के अंदर ये एक जो अवामी तहरीक वहाँ पे शुरू होती है, जबकि उससे पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वही वहाँ पे हुकूमतें बनाती थी, वही फैसले करती थी, लेकिन क्या जो सियासी जमातें हैं उन्होंने क्या ऐसा किया कि इतना वैक्यूम वहाँ पे पैदा किया कि एक नॉन पॉलिटिकल लोगों की एक ग्रुप कह लें या जमात कह लें कि वो इस वक्त कश्मीर के अंदर डोमिनेट करती हुई नजर आ रही है? देखिए मेरे ख्याल में ये चीज तो इस वक्त पाकिस्तान में भी होनी चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान में इसलिए नहीं हुई कि पाकिस्तान में एक रेस नहीं है, पाकिस्तान में एक कौम आबाद नहीं है। कश्मीर में तो एक ही कौम आबाद है, सारे के सारे उधर ही हैं। पाकिस्तान में एक कौम आबाद नहीं है, वहाँ मुख्तलिफ वो कौमें हैं, तो उस वजह से यहाँ पे उतनी हम आहंगी नहीं है। वरना हालात तो पाकिस्तान में ज्यादा खराब है इस वक्त। अगर आप देख लें जिस तरीके से पाकिस्तान पिछले 4 सालों में 50-60 साल पीछे चला गया है, आपकी इकोनॉमी तबाह हो गई है। अभी मैं पढ़ रहा था कि जो जो आईएमएफ है, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इन सब लोगों ने पाकिस्तान की जो जो ग्रोथ है उसको रिड्यूस कर दिया है। और मतलब पहले इन लोगों ने कहा था कि 4.5 है, लेकिन अभी मेरे ख्याल में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने उसको 3.7 पे कर दिया। ऑलमोस्ट 1% उन्होंने कम करा के बता दिया है कि ये 26-27 में इतनी इनकी ग्रोथ होगी, जीडीपी इतनी ग्रोथ होगी। जब हम इस किस्म की चीजें देखते हैं, और उसके बाद उन्होंने अगले साल के लिए जो इन्फ्लेशन है उसको 8.5 पे बढ़ा दिया कि ये इस लिहाज से होगा। आपकी जो इंडस्ट्रीज है बंद हो रही है। सबसे बुरी बात यह कि कॉटन इंडस्ट्री तकरीबन खत्म होने वाली है। आपकी लोग यहाँ से छोड़कर जा रहे हैं। आपके जो इंडस्ट्रीज है 10,000 से ऊपर मुख्तलिफ किस्म की इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं। कितनी मल्टीनेशनल यहाँ से निकल के जा चुकी हैं। आपकी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान की हिस्ट्री की कम तरीन पोजीशन में है। तो इन सब चीजों को जब हम सामने रखते हैं, तो मुझे एक बात बताए ना कि क्या हम लोगों को बाहर निकल के वही काम नहीं करना चाहिए जो जैक वाले कर रहे हैं? क्या हम लोगों को इस सिस्टम को देखिए, ये एक बहुत घनौना सिस्टम है। ये घनौना सिस्टम ये है कि ये पॉलिटिकल मेरिट को आगे नहीं आने देता, ये मैनिपुलेट करता है। और यही बात वो लोग कह रहे हैं। अब मैं मिसाल दे देता हूं, जो आजाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर के जो इलाके हैं, उसके अंदर जो पर कंस्टिट्यूएंसी वोट है वो तकरीबन लाख के प्लस माइनस है, और उसमें से एक आदमी को चुना जाता है। अब जो उससे बाहर पाकिस्तान में देखे उनका होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि जो जो वहां से महाजिर आए थे उनकी सीट नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये भी तो ज्यादती है ना कि 20,000 25,000 पे आप एक बंदा चुन रहे हैं। मतलब वहां पे 1 लाख पे एक बंदा चुन रहे हैं, यहाँ पे 25,000 पे। ये जो डिस्पैरिटी है ये मोर देन 75% है, मोर देन 70% है, मोर देन 65% है। ये नहीं होना चाहिए। इस जगह पे आप ये कर ले, मेरी नजर में अगर मैं होता, मैं जवाब देता कि यार इसमें से आप 3-3 4-4 कंस्टिट्यूएंसीज मिला के एक कंस्टिट्यूएंसी बना दे,
उनके वोटर्स कम से कम इतने तो हो ना कि उनका लाख उसके बराबर हो जाए। ये नहीं हो सकता कि आप एक एक उसमें इतना कम हो, मतलब जो बाकी सारे हैं वो लाख और लाख से ऊपर है, और ये सारे जो है 12 के 12, इनमें हमने 25-30 हजार 35 हजार के अंदर अंदर आपके वो आपके लोग इलेक्ट हो रहे हैं। इट्स जस्ट लाइक आप ये समझ लें कि मैं एक हल्के से लड़ता हूं जिसकी जिसकी तादाद नेशनल असेंबली के बराबर है, और आप एक ऐसी असेंबली से लड़ते हैं जिसकी तादाद एक प्रोविंशियल असेंबली के बराबर है। क्या हम दोनों के दरमियान में ये जस्टिफिकेशन होगा? नहीं होगा। अच्छा हमारे साहब, इसमें क्या इसका फार्मूला हो सकता है कि जो कश्मीर महाजरीन है कश्मीरी जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में आबाद हैं, उनको भी इलेक्शन के अंदर शामिल रखा जाए, इन सीटों को आप इंटैक्ट रखें, लेकिन उसके लिए क्या फार्मूला होना चाहिए, किस तरह इन सीटों को इंटैक्ट रखा जा सकता है? देखिए, ये बड़ा नाजुक सब्जेक्ट है। अच्छा, इसमें मैं मिसाल देता हूँ। हमारे कितने लोग हैं जो अगर मैं एक जगह पे नहीं रहता, मैं उधर की सियासत क्या करूंगा? मेरे लिहाज से अगर ये लोग सारे महाजिर होके एक जगह पे आके सेटल हो गए हैं, तो फिर इनको इस जगह पे रिप्रेजेंटेशन दे दे। इनके लिए आप कुछ और कर ले, जैसे हमारा सेनेट है उस तरीके से सेनेट में इनको नॉमिनेशन दे दें, या उनके वहां पे कोई स्पेशल वो कर ले, या जैसे हमारे यहाँ पे रिजर्व सीट्स है उधर आप इनकी रिजर्व सीट्स कुछ रख ले, उनको कुछ रिप्रेजेंटेशन दे दे, जरूर दे। लेकिन और या फिर अगर आपने उनको कॉन्टेस्ट करवाना है इलेक्शंस, तो एटलीस्ट आपकी जो जो वो क्या कह सकते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो साइज है उसके अंदर 10% से ज्यादा की वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर ये 60% 70% की वेरिएशन, सर ये वैसे किसी भी लिहाज से यू आर नॉट कंपेयरिंग एन एप्पल टू एन एप्पल, यू आर कंपेयरिंग एन एप्पल टू एन ऑरेंज। ये इनजस्टिस, मेरी नजर में इनजस्टिस हो जाता है, मेरी नजर में ये गलत है। हाँ, इसको बेहतर किया जा सकता है, उसमें ऑप्शंस पे डिस्कशंस के। मैं जो कह रहा हूँ ये तो मेरे दिमाग में एक ऑप्शन है ना, लेकिन जब 10 बंदे बैठेंगे, 10 मुख्तलिफ ऑप्शन सामने आएंगे, हो सकता है उसमें से कोई बेहतर ऑप्शन आ जाए। लेकिन जिस तरीके से ये गवर्नमेंट डील कर रही है, जिस तरीके से इन लोगों ने उन सबको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, हालांकि वो ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, वो कोई रजिस्टर्ड बॉडी भी नहीं है, आप उसको स्केड्यूल 4 में डाल रहे हैं, सारी चीजें करें। ये तरीका नहीं है हैंडल करने का। जो बंदा आपसे इख्तिलाफ करता है वो आपका दुश्मन नहीं है, हो सकता है वो आपका सबसे करीबी दोस्त हो, क्योंकि आपके अंदर इतनी गलतियां, इतनी बुराइयां, इतनी आपके अंदर मतलब कमियां हैं कि अगर मतलब आपको, अब मैं क्या कहूँ, कुछ कहने को दिल करता है, कह नहीं सकता। अच्छा हमीद साहब, जिस तरह कि आपने पहले फरमाया कि पीटीआई की जो लोग मकामी क़यादत है या जो उम्मीदवार हैं वो चाहते हैं कि इंतखाब लड़ा जाए, जबकि पार्टी का डिसीजन है कि जैक ने क्योंकि बाइकाट किया है तो वहाँ पे अवामी अक्सरियती राय को उसका एहतराम कर रहे हैं आप। अच्छा, अगर आपके जो वहाँ के उम्मीदवार हैं वो दूसरी पार्टियों में जाके इंतखाब लड़ते हैं, क्या इससे पीटीआई को कोई लॉन्ग टर्म कोई पॉलिटिकल नुकसान नहीं होगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। पता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और बाकी जमातों के दरमियान में एक बहुत बड़ा फर्क है। बाकी जमातों में अगर फर्ज करें आप इलेक्टेबल हैं, आप इधर से जिस शाख पे आप जाके बैठेंगे लोग आपके गिर्द आ जाएंगे, ठीक है। तो आप अगर पीपल्स पार्टी से उठ के जाते हैं पीएमएलएन में, तो आपका हल्का आपके साथ चला जाएगा। अगर आप जाते हैं कि यहाँ से जाके लेट्स से एमक्यूएम के पास चले जाते तो आपका अपना वोट बैंक है, क्योंकि आप वहाँ जद्दी पुश्ती किस्म के हैं, आपने वहाँ पे बहुत सारे वो किया होगा, और पिछले कितने अरसे से कोई 10-15 दफा आप तो इलेक्शन जीत गए होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है ना, वो इमरान खान का वोट बैंक है। अगर इमरान खान आज आप हट जाते हैं, आपकी जगह आपका ड्राइवर बिठा देता है इमरान खान, वो जीत जाएगा, आपसे जीत जाएगा। ये केपी में हुआ है। परवेज खटक को किस तरह आ रहा है? परवेज खटक इतनी बड़ी चीज थी, वो अपने आप को क्या कुछ नहीं समझता था, उसको कैसे आ रहा है? जहांगीर तरीन को किसने आ रहा है? ये मियां नवाज शरीफ को उसके हल्के से, जहां से वो 1985 से जीत रहा है, उसको वहां पे जाके हरा दिया है। एक 80 साल खातून ने जाके हरा दिया, और वो बेचारी उसकी सजा काट रही है। आप ये देख ले, ये वो चीजें हैं, ये वो डायनामिक्स है जो इन लोगों को हजम नहीं होते, और ये वो डायनामिक्स है
ये वो वजूहात है जिसकी बेसिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना गया है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात खुद वो शख्स कह रहा है जिसने बल्ले का निशान छीना था। वो इंटरव्यू में कह रहा है कि मैं इस काबिल नहीं था, मैं इतना गिरा हुआ था कि मैं सही डिसीजन ले नहीं सकता था, वहां पे कोई और मेरे ऊपर ज्यादा हावी था, ये वो कह रहा है। और फिर वो चीफ जस्टिस की सीट पर बैठे। मैं तो बाज़ दफा मुझे समझ नहीं आती कि एक बंदा है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान था और उसने ये कह रहा है कि वो जस्टिस नहीं कर सका बिकॉज ऑफ सम प्रेशर। इस किस्म के लोगों को जस्टिस, ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को तबाह किया है, ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के सिस्टम को तबाह किया है, गलत चीजों को इन लोगों ने अटेस्ट किया है। ये आप ये समझ लें, जब कोई जाली डॉक्यूमेंट अटेस्ट करता है वो बंदा कितना बड़ा बेईमान होता है। ये काजी फायज ईसा ने जाली डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट किए हैं, गलत चीजों के ऊपर अपनी मोहर लगाई है एज अ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अपने इंटरव्यू में खुद कह रहा है। मतलब उसकी बात यही है कि भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता, वहां पे बड़ी फोर्सेस हैं जो मेरे इख्तियार से बाहर है। उसने कहा हुआ है, मैं क्या कह सकता हूं। बिल्कुल, उन्होंने पूरे निज़ाम के ऊपर उन्होंने सवालिया निशान खड़ा कर दिया। अच्छा भैया साहब, आपने पाकिस्तान की इकॉनमी की बात की, पाकिस्तान की जो जीडीपी है उसकी ग्रोथ की अभी बात की थी। अब पाकिस्तान की इकॉनमी मुसलसल डिक्लाइन में है, मुसलसल प्रेशर में है, ग्रोथ मुसलसल गिर रही है। क्या ऐसा फार्मूला हो सकता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो, आम आदमी के हालात जो दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं उनको कैसे बेहतर किया जा सकता है? तो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आपके अवाम को एक मिसाल देता हूँ। अगर आपका एक ड्राइवर हो और वो गाड़ी पिछले 40 साल से आपका ड्राइवर हो और मतलब 2 ड्राइवर आपने रखे हुए हैं और वो हर कुछ देर बाद गाड़ी के एक्सीडेंट करते हैं, कुछ देर एक्सीडेंट करते हैं, आप उनको नौकरी पे रखेंगे या नहीं रखेंगे? या निकाल देंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान 1985 में पाकिस्तान अपने रीजन में सबसे आगे था। आज अपने रीजन में सिर्फ और सिर्फ किससे, ये अफगानिस्तान से और एक और मुल्क है, इन 2 से आगे है, बाकी सबसे पीछे रह गया है। और इसकी वजह क्या है? वो 2 ड्राइवर है, एक पीपल्स पार्टी और एक पीएमएलएन, और एक कंडक्टर है, वो मुसलसल चला आ रहा है। अब इन लोगों की वजह से पाकिस्तान जो है जगह जगह टकरे खा रहा है, जगह जगह कर रहा है। लेकिन हम क्या करें, हम उसी ड्राइवर को लेकर आ रहे हैं। एक आया था बंदा, उसने आके कहा कि भाई देखो ये चीजें। अच्छा, उसके दौर में, उसके 3.5 साल के दौर में आपकी जो पॉवर्टी थी वो 23 से कम होकर 18% पे आ गई। उसके जाने के बाद उसने कहा था बाजवा साहब को कि भाईजान आप लोग नहीं संभाल सकोगे इकोनॉमी के में। वो क्या हो गया कि आपकी पॉवर्टी, देखिए इकोनॉमी पॉवर्टी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आपकी पॉवर्टी 18% से उठकर तकरीबन 44% पे चली गई है। ये तो इन लोगों ने 4 साल में किया है। अच्छा उसके बाद हमारे साहब, अगर यहाँ पे अचानक गवर्नमेंट मिल जाती है पीटीआई को, पीटीआई के पास कौन सा ऐसा फार्मूला है कि पाकिस्तान को इस वक्त जो डी ट्रैक हो चुके हैं चीज़ें उन्हें ट्रैक पे लेके आए और पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक कर पाए? देखिए, फॉर्मूला नहीं होता इकोनॉमी में, फॉर्मूला नहीं होता इकोनॉमी में, ट्रस्ट होता है। आप उस बंदे के साथ जाके पैसा लगाएंगे जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट होगा। मैं एक बात बता देता हूँ, शौकत खानम एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और इसी लिहाज से मेरे ख्याल में जो शरीफ कॉम्प्लेक्स है वो भी एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। आप अपना पैसा किसको देंगे? ज़कात वगैरह किसको देंगे? ये वो ट्रस्ट है। आपकी इकोनॉमी जो होती है ना वो ट्रस्ट पे चलती है, आपका बिजनेस जो होता है ना वो ट्रस्ट पे चलता है, आपकी इन्वेस्टमेंट जो होती है ना वो ट्रस्ट पे चलती है। देखिए, और दूसरी बात याद रखिए, इन लोगों ने एक बहुत बड़ा झूठ फरेब का वो किया हुआ था कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में पाकिस्तान की लार्ज स्केल इंडस्ट्री हाईएस्ट जा रही थी, जो मतलब 1960s में 9.6 थी। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमाने में 11.6 थी, उससे तकरीबन 2% ज्यादा स्पीड से लार्ज स्केल इंडस्ट्री बढ़ रही थी। अच्छा, अब ये याद रखिए, एक चीज रखिए, इन्होंने कहा कि जी वो क्या इकोनॉमी थी, आपका इंपोर्ट बिल बहुत बढ़ गया था। इंपोर्ट बिल बढ़ना था,
उसके अलावा कोई चीज होनी नहीं थी। क्यों? अगर मैं पेट्रोल को हटा देता हूं और उसके बाकी चीज करता हूं, मुझे बात बता दें आपके मुल्क में कौन सा जो रॉ मटेरियल है वो अवेलेबल है। जो ही आप कहते हैं कि मैंने गारमेंट्स बनाने, आपको कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ती है, आपका इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा। जो ही आप, क्योंकि जब तक कॉटन एक्सपोर्ट होगा उसका पैसा होगा, वो साइकिल चलते चलते अच्छा 5 साल अच्छा, लगता हमारे है। साहब आज सारी पार्टियों ने मिलकर अपोजिशन की एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या सियासी लाहा अमल आगे जिस पर ये तमाम पार्टियां मुत्फिक नजर आ रही हैं? देखिए, इस मुल्क के साथ जो हो रहा है उस पे तो मुझे लगता है कि ये बड़ी देर की मेहरबान आते आते, ये तो बहुत पहले कर देना चाहिए था। मेरे लिहाज से बहुत पहले मौलाना फजलुर रहमान को एक्टिवली आके जो बाकी जो ये है इत्तेहाद है उसमें शामिल होना चाहिए था। तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लिहाज से उनको बहुत पहले शामिल होना चाहिए था। देखिए, जो आदमी जितना सीनियर होता है उसके ऊपर उतनी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। और मौलाना फजलुर रहमान एक सीनियर सियासतदान है, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस मुल्क के ऊपर कि अगर वो देख रहे कुछ चीज गलत हो रही है, तो अगर पीटीआई नहीं कर पा रही, भाई आप आगे आ जाओ, आप आगे आके अपना रोल प्ले करो। आप क्यों वेट करते हो कि आपको कोई आके बुलाएगा? आप क्यों वेट करते हो कि भाई मैं आगे करूंगा? आप आगे आगे करो और जिम्मेदारी लो और करो। जो ही आप आगे करना शुरू करेंगे, भाई हम सब आपके साथ खड़े होना शुरू हो जाएंगे, हम आपकी स्ट्रेंथ बनते जाएंगे, हम आपकी सपोर्ट बनते जाएंगे, सेनेटर हम मोहम्मद आपके हमायूं साथ मेहमद रहेंगे। साहब, आपका बहुत शुक्रिया। वक्त तो है अब प्रोग्राम के ख़त्म होने का। आज के लिए बस इतना ही। कल दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।